अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खुरम जावेद। जज्बा तालीम के प्रोग्राम के इस हिस्से में आज हम चैप्टर नंबर 12 9th क्लास मैथमेटिक्स को डिस्कस करेंगे। हम इससे पहले चैप्टर 11, 10, 9 और 8 कर चुके हैं। बेसिकली ये पिछले चारों चैप्टर ज्योमेट्री की बेसिस फ्राहम कर रहे हैं और उन्हीं ज्योमेट्री की बेसिस को फ्राहम करते हुए आज के हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर। बेसिकली लाइन बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर से मुराद ये है कि हमारे पास कोई भी एंगल या कोई भी लाइन है तो हम उसे किसी तरीके से बाइसेक्ट करके हम उसे डिवाइड कर रहे हैं। मसलन कि अगर हम इसकी कॉमन डेफिनेशन के ऊपर जाएं, राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन L is called the right bisector of a line segment if L is perpendicular to the line segment and pass through its midpoint। मतलब L एक ऐसी लाइन है जो कि लाइन को मिड पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही है, इसको डिवाइड कर रही है और इसके मिड पॉइंट से पास कर रही है। इसी तरीके से बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एरे BP is called the bisector of a angle ABC if P is a point in the interior of the angle and measure angle ABP and measure angle BPC। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि हमने एक रे पास की एक एंगल से, उस रे ने उन एंगल को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से हमारे पास एक की बजाय दो एंगल एट द सेम टाइम जनरेट हो गए। हम जाते हैं एक थ्योरम के ऊपर। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। मतलब कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, हमने इस ट्राइंगल को एक लाइन ने बाइसेक्ट किया, उस ट्राइंगल को उस लाइन ने बाइसेक्ट के दौरान टू पार्ट्स में तब्दील कर दिया। जैसे ही उस लाइन ने उस ट्राइंगल को दो पार्ट में तकसीम कर दिया तो हमारे पास एक की बजाय दो ट्राइंगल्स बन गई, जैसे कि एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। अब क्या हमें वो कह देता है कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं तो इनका डिस्टेंस आपस में सेम है, या ये जो बेस है और ये जो बेस है इसका डिस्टेंस आपस में सेम है। ठीक है, हम उसकी इस बात को एग्री करते हैं। हम कह देते हैं कि हमारे पास जो गिवन कंडीशन थी उसके मुताबिक एक लाइन ने एक बेस को कट किया और उसने उसको बाइसेक्ट करके दो ट्राइंगल्स में तकसीम कर दिया। उसके बाद हमने प्रूफ क्या करना है कि ये इनका इक्वल डिस्टेंस है, मतलब PA और PB बराबर है, मतलब PA एंड PB बराबर है। ये हमने यहाँ पे प्रूफ करना है। हम चलते हैं इसके ऊपर। हमने कंस्ट्रक्ट करके उस बाइसेक्टर गिरा के ट्राइंगल को दो पार्ट्स में तकसीम कर लिया। क्योंकि ट्राइंगल ACP और ट्राइंगल BCP आपस में सिमिलर है, इसके मुताबिक जो हमारे पास गिवन साइड थी वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट थी। ये ठीक उन्हीं ही लाइंस के ऊपर ये थ्योरम भी होगा जैसे कि इससे पहले दूसरे थ्योरम भी हो चुके हैं। मतलब वही साइड्स, वही एंगल्स, वही साइड, वही पास्टुलेट, वही सब कुछ दोबारा से। यहाँ पे जो ट्राइंगल ACP है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BCP के। कैसे? हमने PC को परपेंडिकुलर किया था AB के ऊपर, उसने उसको बाइसेक्ट करते हुए दो ट्राइंगल्स में कन्वर्ट किया था। जब उसने उसको बाइसेक्ट करते हुए दो ट्राइंगल्स में कन्वर्ट किया था तो हमारे पास एक एंगल 90 के ऊपर एक एंगल C मिल गया था, जिसके बाद PC और PC दोनों कॉमन थे। इसके बाद जो ट्राइंगल ACP और ट्राइंगल BCP थी ये कॉमन हो जाती हैं या कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। कैसे? इनकी साइड्स और इनके एंगल्स ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। इससे पहले ही हम पढ़ चुके हैं, जब आपके पास दो साइड्स और एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हों तो डेफिनेटली आपकी वो ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी साइड एंगल और साइड का पोस्टुलेट आ जाता है कि जो आपकी इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देता है। इसके बाद PA और PB, हमारे पास यहाँ पे दो डिस्टेंस जनरेट हो जाते हैं जब हम बाइसेक्टर को पास करते हैं फ्रॉम द बेस, फ्रॉम डेड पॉइंट। उस डेड पॉइंट से जब उस बाइसेक्टर ने बेस को पास किया तो उसने ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में चेंज कर दिया। जब उसने ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में चेंज किया तो डेफिनेटली हमारे पास दो इक्वल साइड जनरेट हो जाती हैं जो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब हमारे पास जो साइड आपस में अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो डेफिनेटली उन साइड का डिस्टेंस भी आपस में इक्वल डिस्टेंस होगा। यहाँ पे हम इस थ्योरम को प्रूव कर देते हैं। इसके बाद एक और बड़े इंपॉर्टेंट थ्योरम के ऊपर जाते हैं जो कि इस थ्योरम का उल्ट है कि एनी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। कि बेस के ऊपर कोई भी पॉइंट जो कि लाइन सेगमेंट दे रहा है वो इक्वल डिस्टेंस है उसके राइट बाइसेक्टर से। अच्छा, वो कैसे? देखें, हमने एक ट्राइंगल को ड्रॉ किया,
जब हमने इस ट्राइंगल को ड्रा किया तो हमने एक पॉइंट पी को उसको दोबारा से वहीं पे बाइसेक्ट करवाया एक बेस के ऊपर। जब हमने दोबारा से उसे बाइसेक्ट करवाया तो उसने बाइसेक्टर करते हुए उस ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में चेंज कर दिया। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि द पॉइंट पी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। राइट बाइसेक्टर से क्या मुराद है, यानी कि राइट एंगल के ऊपर दो आपके बाइसेक्ट बन जाते हैं, दो हिस्से बन जाते हैं, और जो पॉइंट बी है वो बिल्कुल राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। ये हमने प्रूव करना है। कैसे देखते हैं। हमारे पास फिर से दो ट्राइंगल्स बन जाती हैं। जब ये दो ट्राइंगल्स बन जाती हैं तो हम इनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड को देख लेते हैं। डेफिनेटली हमारे पास पी ए, पी सी और ए सी यानी कि 1 बाय 1 इसकी साइड बन जाती हैं। हमने डेफिनेटली उन साइड्स को, उनकी अपोजिट साइड जो ट्राइंगल्स के अंदर हैं, उनकी कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी है कि आया कि ये इक्वल हैं या नहीं है। अगर तो वो साइड उसके इक्वल बनती हैं तो डेफिनेटली हमारी दोनों की दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी, और अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी तो डेफिनेटली हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। हम यहाँ पे इस साइड को देखते हैं। जो साइड पी ए है ये कॉन्ग्रुएंट है साइड पी ए पी बी की, हमें गिवन था। साइड पी सी कॉन्ग्रुएंट है पी सी की, कॉमन पॉइंट। साइड ए सी कॉन्ग्रुएंट है बी सी की, ये भी कॉमन पॉइंट था। तो हमारे पास तीनों की तीनों साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो डेफिनेटली अगर तीनों की तीनों साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों की दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। इसके बाद एंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट है एंगल बी सी पी के। कैसे? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। दोबारा से दो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में अगर इक्वल हो या कॉन्ग्रुएंट हो तो डेफिनेटली ट्राइंगल दोबारा से कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। लेकिन हमारे पास जो मेजर एंगल ACP और मेजर एंगल BCP, यानी कि हमारे पास पूरे प्लेन के अंदर जो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, यानी कि बाइसेक्टर के बाद जब दो ट्राइंगल्स बन रही थी तो उनका पूरे का पूरा एंगल 180 डिग्री था। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, उन दोनों का एंगल अगर 180 डिग्री हो गया तो किसी एक हाफ एंगल जो बन जाता है वो 90 डिग्री हुआ। बिल्कुल। कैसे? ऐसे कि हमारे पास अगर जो हाफ जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, अगर हम उस 180 में से एक सेक्टर और एक सेक्टर अलग कर लें तो हमारे पास डेफिनेटली वो दोनों ट्राइंगल्स 90 की बन जाती हैं, जिनमें उनका जो मिड वाला एंगल है वो 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। हमने चूंकि PC से एक परपेंडिकुलर पास किया था बेस AB के ऊपर। डेफिनेटली जब आप किसी परपेंडिकुलर को पास करते हैं बेस के ऊपर तो वो उसके 90 के एंगल के ऊपर कट करता है। जब वो उसके 90 के एंगल के ऊपर कट करता है तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको वो 90 का एंगल जनरेट करता है। आपको यहाँ पे जब उसने 90 का एंगल दे दिया तो आपको दोबारा से दो इक्वल साइड थी जनरेट होगी। अब दो इक्वल साइड दोनों ट्राइंगल के अंदर बनती हैं। वो कैसे बनी थी? तब बनी थी जब हमने पॉइंट से नीचे ड्रॉ किया था बाइसेक्टर 90 डिग्री के ऊपर। जब हमने उस बाइसेक्टर को 90 डिग्री के ऊपर ड्रॉ किया था तो वो हमारी अपनी पर्सनल वर्किंग थी। पर्सनल वर्किंग को हम अपनी कंस्ट्रक्शन में ले जाते हैं। यहाँ पे हम प्रूव कर देते हैं कि डेफिनेटली जब हम किसी भी ट्राइंगल के बाइसेक्टर को या उसके उस पॉइंट से जहाँ से हम उसका बाइसेक्टर कर रहे हैं वो पॉइंट उस ट्राइंगल के ऊपर ही लाई करता है और वहीं से उसके तमाम पैरामीटर प्रूफ हो जाते हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। The right bisector of the sides of a triangle are concurrent. राइट बाइसेक्टर से क्या मुराद होगा? यहाँ पे राइट बाइसेक्टर से यहाँ से मुराद होगा कि हमारे पास फर्ज करें एक ट्राइंगल है, हम उसके तीनों मिड पॉइंट ले रहे हैं। हम मिड पॉइंट को इस तरीके से ले रहे हैं अब कि वो तीनों के तीनों साइड उनको डिवाइड करते हुए जा रहे हैं। मतलब कि वो तीनों साइड्स को इक्वल या इक्वल डिस्टेंस पार्ट में 1 बाय 1 हाफ ऑफ करते जा रहे हैं और हाफ ऑफ करने के दौरान वो एक मिड पॉइंट के ऊपर एक वो उसका पॉइंट ले लेते हैं जिसको हमें वो कह रहा है कि ये यहाँ पे ट्राइंगल के तीनों पॉइंट कॉन्ग्रुएंट हैं। फिर से हमें वो कहने को कह रहा है कि आपको मैंने एक बाइसेक्टर दे दिए हैं। बाइसेक्टर भी नहीं बल्कि इस बार उसने आपको हर एंगल के ऊपर एक बाइसेक्टर दिया है, हर साइड के ऊपर उसने आपको बाइसेक्टर दिया है। मसलन यहाँ पे भी और यहाँ पे भी डेफिनेटली दो बाइसेक्टर आपके यहाँ पे बन जाते हैं। तो ये आपकी एक साइड, ये आपका एक वर्टिस, ये आपका एक वर्टिस और ये आपका एक और वर्टिस। इन तीनों का जो मिड पॉइंट है उन दोनों बाइसेक्टर को आपस में टच कर रहा है मिड के ऊपर। आपके पास गिवन क्या है? ट्राइंगल ABC। प्रूव आपने क्या करना है कि आपके पास जो तीनों साइड्स हैं वो आपस में कॉन्क्यूरेंट हैं। हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं किस चीज़ की? लेट्स सी कि हमने इन तीनों साइड्स के ऊपर दो बाइसेक्टर मिड करके निकाल दिए। तीनों जो पॉइंट थे
उनके वर्टिसेस से भी हमने उसके मीडियन ले लिए और आपस में उनको कंस्ट्रक्ट कर दिया। एक हमारे पास पॉइंट आ गया जिसे हम पॉइंट ओ का नाम दे रहे हैं। अच्छा, इस पॉइंट ओ के ऊपर दोबारा से वही आपके पास सिचुएशन बन जाती है कि आपके पास अब जो साइड थी ओ ए, ओ बी और ओ सी, वो क्या थी? ओ बी, ओ सी एंड ओ ए बेसिकली आपके पास वो साइड थी जो कि आपके पास बाइसेक्ट करने से बनी थी उस ट्राइंगल के 1 by 1, जो कि आपके मिड पॉइंट ओ से जुड़ती हैं। अब आपने जब इन साइड्स को लेना है तो डेफिनेटली हर साइड का डिस्टेंस इक्वल होगा। जब हर साइड का डिस्टेंस आपके पास इक्वल होगा तो ओ ए कंग्रुएंट है ओ बी के, ओ बी कंग्रुएंट है ओ सी के, तो ओ सी कंग्रुएंट होगी ओ बी के। मतलब ये वो इन्फॉर्मेशन है जो वो हमें अपनी वर्किंग से मिल जाती है। अगर हमने 3 वर्टिसेस लिए, उन 3 वर्टिसेस से हमने वहाँ पे बाइसेक्ट किया, वहाँ के वर्टिसेस से एक मिड पॉइंट ले लिया, तो हमारे पास एक मिड पॉइंट ओ आ जाता है। उस ओ पॉइंट से आपका जो तीनों बाइसेक्टर हैं उनका डिस्टेंस भी सेम है। वो बात हम यहाँ पे प्रूव कर देते हैं कि ओ ए इज कंग्रुएंट टू ओ बी, ओ बी इज कंग्रुएंट टू ओ सी एंड ओ ए इज कंग्रुएंट टू ओ सी। पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए। हम दोबारा से अपनी फिगर पे जाते हैं। राइट बाइसेक्टर के ऊपर है आपका पॉइंट ओ, मतलब ये वो पॉइंट है जिससे आपकी बेसिस को आप वो इंटरसेक्ट कर रहा है, और इंटरसेक्ट करने के दौरान यहाँ पे ये आपको बाइसेक्टर दे देता है, इस बेस के ऊपर भी और इस बेस के ऊपर भी। ठीक है, Hence the right bisector of the 3 sides of a triangle are concurrent। कैसे? कि देखो तीनों साइड थी आपके पास, तीनों साइड आपस में concurrent बन जाती हैं एट पॉइंट O के ऊपर। जब ये तीनों की तीनों साइड्स आपकी concurrent बन जाती हैं एट पॉइंट O के ऊपर, तो हम यहाँ पे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि क्योंकि तीनों की तीनों साइड concurrent थी, जिसकी वजह से आपके पास जो आपकी ट्राइंगल आ रही है वो भी concurrent बन रही है। Hence हम यहाँ प्रूव कर देते हैं कि 3 साइड ऑफ ए बाइसेक्टर वो कंक्रेंट होंगी एट पॉइंट ओ के ऊपर। डेट्स ओके। हम यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालते हैं। अब हम देखते हैं राइट बाइसेक्टर को। हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ एन एक्यूट ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर इनसाइड द ट्राइंगल। मतलब कि हमारे पास जो एक ट्राइंगल है उसके अंदर जो ऑब्ट्यूज एंगल हैं वो बनते हैं जब हम इस ट्राइंगल को बाइसेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा the right bisector of the side of a triangle of a right triangle intersect each other on the hypotenuse। मतलब कि जो right bisector को डिवाइड करने से जो उसकी साइड्स हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं उसके हाइपोटेनियस पे। अच्छा, the right bisector of the sides of an obtuse triangle intersect each other outside the triangle। जो कि obtuse एंगल जो कि ट्राइंगल में बनते हैं वो तब बनते हैं जब ट्राइसेंगल बाहर से निकल के उस पर इंटरसेक्ट करती है। हम इन कॉन्सेप्ट को रिव्यू करेंगे इस थ्योरम से। Any point on the bisector of an angle is equidistant from its arm। मतलब कि कोई भी एंगल जो कि यहाँ पे बनने वाला है वो बाइसेक्ट कर रहा है 2 लाइंस को और इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम इट्स आर्म से। इसके आर्म जो बाहर की तरफ निकले हुए हैं, जैसे आर्म इंसान की तरह जो उसके बाजू निकले होते हैं, ठीक इसी तरीके से इसके भी आर्म्स बाहर निकले हुए हैं। यहाँ पे एक बाइसेक्टर दिया जा रहा है उस एंगल के दरमियान में। वो बाइसेक्टर उन ट्राइंगल के एंगल्स को 2 इक्वल डिस्टेंट एंगल में कन्वर्ट कर देता है। हमारे पास एक पॉइंट था कि पॉइंट P इज ऑन OM द बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल AOB। मतलब कि इस पॉइंट जो हमें गिवन पॉइंट है OAP एंगल OAP मतलब मिड एंगल है, जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है उस बाइसेक्टर को वो कन्वर्ट कर रहा है 2 मजीद एंगल्स के अंदर। हमने प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमने करना है कि PQ और PR मतलब PQ और PR ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल डिस्टेंस हैं। मतलब बाइसेक्टर के ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल डिस्टेंस हैं फ्रॉम OA एंड OB से, फ्रॉम OA एंड OB से। मतलब उस दोनों बाजुओं के दरमियान वाले जो डिस्टेंस हैं वो इक्वल डिस्टेंस है। हम कंस्ट्रक्ट क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर गिरा लेते हैं फ्रॉम P to Q at some point so that it will divide the line OB from the mid। So we can calculate the distance from there। कि हम यहाँ से इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं डैट कि OB एक पॉइंट है जिसके ऊपर हमने P को परपेंडिकुलर को पास आउट किया, वहाँ से इसने बाइसेक्टर करते हुए एक परपेंडिकुलर को एक डिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया। खैर हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रूफ के दौरान। हमारे पास जो 2 ट्राइंगल बनती थी
जो कि आपस में सिमिलर हैं, लाइक POQ और POR, उसके अंदर फिर से वही बातें कि आपकी साइड्स इक्वल होंगी, आपके एंगल्स इक्वल होंगे। अगर साइड और एंगल इक्वल हैं तो डेफिनेटली ट्राइंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट होगी। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये साइड इक्वल है, कॉमन है, ये एंगल बी कंस्ट्रक्शन के दौरान कॉमन आया, तो डेफिनेटली हमारे पास ये जो ट्राइंगल बनती है ये गिवन कंडीशन के मुताबिक बी कॉन्ग्रुएंट बनती है। अच्छा, इसके अंदर हम यहाँ पे कंडीशन लगा लेते हैं कि हमारे पास साइड, एंगल, एंगल, ये तीन चीज़ें सेम थी, कॉन्ग्रुएंट थी। जब ये तीन चीज़ें सेम और कॉन्ग्रुएंट होंगी तो डेफिनेटली हमारे पास जो ट्राइंगल है वो भी कॉन्ग्रुएंट होगी। हम आगे बढ़ते हैं एक और थ्योरम के अंदर। इस थ्योरम की अगर आप फिगर देखें तो डेफिनेटली ये थ्योरम की फिगर पिछले थ्योरम से काफ़ी सिमिलर है और इसका प्रूफ भी सिमिलर है। बेसिकली ये थ्योरम पिछले थ्योरम का उल्ट है। वहाँ पे वो ये कह रहा था कि अगर हम उस आर्म्स का हम उस आर्म को, एंगल को आर्म में कन्वर्ट करते हैं या एंगल से हम बाइसेक्ट करते हैं तो उसका जो डिस्टेंस होगा इक्वल डिस्टेंस होगा। यहाँ पे वो कहता है कि हम कोई भी पॉइंट उसके आर्म पे ले लें, वो इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम उसके एंगल से। मतलब एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। मतलब कोई भी पॉइंट जो के आर्म्स के दरमियान वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है वो इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम इट्स आर्म। किसी हद तक बात वैसे ही है जैसे कि पिछले थ्योरम में थी कि वो भी यही कह रहा था, ये भी यही कह रहा है। वहाँ वो इक्वल डिस्टेंस की बात कर रहा था, तो यहाँ पे भी ये आर्म से इक्वल डिस्टेंस की बात कर रहा है। लेकिन वहाँ पे वो पॉइंट ले रहा था आपके दोनों पॉइंट के दरमियान में। यहाँ पे ये पॉइंट आपके एंगल में कहीं पे ले रहा है कि एंगल को उसने दरमियान से चाक कर दिया है, जिसकी वजह से आपकी ट्राइंगल फिर से दो ट्राइंगल के अंदर कन्वर्ट हो गई हैं। अब इन दो ट्राइंगल को कन्वर्ट हो गई हैं तो डेफिनेटली हमने उसका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पॉइंट फाइंड आउट करना है। हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंट जो कि P है इस ट्राइंगल के अंदर, हम उसको दरमियान में प्लॉट करते हैं, वहाँ से परपेंडिकुलर फिर से ड्रॉ करेंगे। जब हमने यहाँ से परपेंडिकुलर फिर से ड्रॉ किया ऐसे, तो हमारे दरमियान फिर से वो एक ट्राइंगल दो ट्राइंगल्स के अंदर कन्वर्ट हो गई। जब वो एक ट्राइंगल दो ट्राइंगल के अंदर कन्वर्ट होगी तो डेफिनेटली PQ इज इक्वल टू QR, PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PR, PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PR। एक इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन, वेयर PQ इज परपेंडिकुलर टू OB एंड PR इज परपेंडिकुलर टू OA। मतलब कि हमने जो गिवन कंडीशन दी थी इसके मुताबिक उस एंगल को दरमियान से चाक कर देने से आपके पास एंगल का बाइसेक्टर हो जाने से दो मज़ीद एंगल जनरेट हो जाते हैं जो कि पॉइंट P करता है। ये पॉइंट P जब आप इसका परपेंडिकुलर लाइन OB और OA पे पास आउट करते हैं तो डेफिनेटली आपको फिर से दो नए पॉइंट से दो नई ट्राइंगल्स दे देता है। इन दो नई ट्राइंगल्स के दरमियान PQ कॉन्ग्रुएंट है PR के, मतलब उसके इक्वल बन जाता है, और PQ परपेंडिकुलर है OB के और PR परपेंडिकुलर है OA के। मतलब अगेन वही बात वहीं पे आ जाती है। अब हमने प्रूफ यहाँ पे क्या करना है, वो ये कहता है कि जो पॉइंट P है ये बाइसेक्टर है एंगल AOB का। मतलब यानी कि ये वो पॉइंट है जो कि इस ट्राइंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ये वो हमें प्रूफ करने को कह रहा है। कैसे प्रूफ करेंगे हम इसको, हम इस पॉइंट P को O के करीब ले जाते हैं या O से मिला देते हैं। डेफिनेटली हमारे पास जो गिवन कंडीशन थी और जो हमने प्रूफ करना था उसके मुताबिक हमारे पास हमारा डाटा कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे ये ट्राइंगल POQ और ट्राइंगल POR दोनों की दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है। अगर हमारे पास ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हों तो हमें क्या करना होगा, हमें उनकी साइड्स देखनी होंगी, हमें उनके एंगल्स देखने होंगे, हमें उनके लाइंस देखनी होंगी। नीज के हम साइड्स और एंगल देख के हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन ट्राइंगल हैं वो एक दूसरे के सिमिलर हैं। अगर उनके एंगल्स और उनकी साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी तो डेफिनेटली वो ट्राइंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। एंगल PQO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRO। मतलब कि हमारे पास जो गिवन राइट एंगल ट्राइंगल हैं उसमें दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। जब ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनका पॉइंट P और PO कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन,
ठीक है। इसके बाद पी क्यू और पी आर वो क्या है, वो गिवन पॉइंट था। कब? वो गिवन पॉइंट था जब इस पॉइंट पी ने एंगल ए ओ बी को दरमियान में से चाक किया, बायसेक्टर बनाए और हमें पी क्यू और पी आर दे दिए। जब हमें पी क्यू और पी आर दे दिए तो हमने उन पी क्यू और पी आर को यहाँ पे गिवन कंडीशन के अंदर लिख लिया। इसके बाद वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि आपकी पी ओ क्यू और पी आर ओ दोनों की दोनों ट्राइंगल ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। क्यों जी, हमारे जो साइड भी इक्वल हैं, हमारे जो एंगल भी इक्वल हैं। जब हमारे साइड इक्वल होंगी, हमारी एंगल इक्वल, तो डेफिनेटली हमारी ये ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। अच्छा, हेंस एंगल पी ओ क्यू एंड एंगल पी ओ आर are the corresponding angle of congruent triangles and P is the bisector of angle AOB। मतलब जो एंगल AOB हैं और एंगल POR हैं, ये बेसिकली कब बने थे? बाइसेक्टर करने से बने थे। दोनों के दोनों एंगल्स इक्वल डिस्टेंस हैं। हमने थ्योरम नंबर 12.1.3 में भी ये बात प्रूव की कि ये थ्योरम के अंदर ये इक्वल डिस्टेंस है, यहाँ पे भी इक्वल डिस्टेंस आ रहे हैं। हमने फाइंड यहाँ पे क्या करना था, हमने फाइंड ये करना था कि जो पॉइंट P है वो बेसिकली इसी एंगल के दोनों एंगल के दरमियान में कहीं पर लाई कर रहा है, जो कि इन एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है। हमें तो ये प्रूव करना था ना। हम इसको यहाँ पे ये प्रूव कर देते हैं कि क्योंकि पी ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू पी ओ आर, तो डेफिनेटली P इज द बाइसेक्टर ऑफ ए ओ बी। क्यों? दोनों के दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। हमारा यहाँ पे थ्योरम नंबर 12.1.4 भी इख्तिताम को पहुँचता है। अब आ रहे हैं हम एक बहुत बड़े थ्योरम की तरफ, थ्योरम नंबर 12.1.6। The bisector of a triangle, the bisector of an angle of a triangle, the bisector of an angle of a triangle are concurrent। किसी एंगल का जो बाइसेक्टर है उसके ट्रायंगल का कंकरेंट है। से मुराद हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके हम बाइसेक्टर बना देते हैं। मसलन हमारे पास उस ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं, हर एक को बाइसेक्टर में कन्वर्ट करें तो डेफिनेटली 3 पार्ट्स बन जाएंगे। उस 3 पॉइंट्स को अगर हम मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लें तो हमारे पास वो उसका ट्रायंगल का कंकरेंसी पॉइंट एक बन जाएगा। कंकरेंसी पॉइंट किस तरीके से प्रूव होगा? दोबारा से आप साइड्स और एंगल्स को देखेंगे कि ये एंगल और साइड आपकी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ले रही हैं। हम इस फिगर को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आपकी ये ट्रायंगल, इसका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इसका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर हम इस दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को करते हैं हमारे पास मिड में ये एक पॉइंट आ जाता है। जब हमारे पास मिड में ये पॉइंट आ जाता है तो हम इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, तो वो इस पॉइंट को यहाँ पे कंकरेंट बना रहा है। लेकिन डेफिनेटली ये पॉइंट ए से नहीं निकल रहा, ये पॉइंट तो मिड से कहीं से ले रहे हैं। जब हम 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो हमें यह पता चल रहा है कि उन तीनों पॉइंट्स की साइड भी सेम होंगी और इन तीनों पॉइंट्स के एंगल्स भी सेम होंगे। गिवन हमारे पास क्या है? हमारे पास तो जैसे ट्रायंगल है। हमने प्रूफ क्या करना है? हमने प्रूव करना है कि हमारे पास जो एक ट्रायंगल थी उसके बाइसेक्टर से बनने वाले एंगल्स सारे के सारे कॉन्करेंट हैं। ठीक है, हम इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा वर्किंग कर लेते हैं उसके ऊपर। कंस्ट्रक्शन कि हमने ड्रा की एक एंगल बी और एक एंगल सी, ठीक है, उससे हमने इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट ई के ऊपर। वहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, उस परपेंडिकुलर ने आई एफ और आई बी इक्वल किया, परपेंडिकुलर किया, आई डी और आई बी सी, आई डी एंड आई बी सी, ये भी परपेंडिकुलर ड्रा किया। इसके अलावा आई ई परपेंडिकुलर है सी ई के, आई ई परपेंडिकुलर सी, मतलब कि उसने वो पॉइंट, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ने तीनों साइड्स के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इसको जनरेट, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लिया और हमने प्रूव करना है कि ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। हम प्रूव करते हैं इसको कि हमारे पास जो गिवन साइड्स थी आई डी एंड आई एफ, वो क्या थी? कंकरेंट है। अगर दो साइड किसी भी सिस्टम की, किसी भी ट्रायंगल की कंकरेंट तो डेफिनेटली उनकी अदर साइड्स भी कंकरेंट होंगी, उनके एंगल्स भी कंकरेंट होंगे। यहाँ पे जब उनके एंगल्स और उनकी साइड आपस में कंकरेंट हैं तो आई डी और आई ई वो भी कंकरेंट है, वहीं पे जनरेट हो रही है ना। इसी तरीके से आई ई और आई एफ, जब आई डी आई एफ की इक्वल है और आई डी आई ई की इक्वल है तो आई ई और आई एफ ये भी दोनों कंकरेंट होगी। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने लिया था
जो कि IE, IF और ID तीनों के इक्वल था। हमें ये पॉइंट ऑफ कॉमन इंटरसेक्शन क्या बता देता है? ये बताता है कि हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, जो दो ट्राइंगल्स को आपस में एक दूसरे के साथ कट करने से बन रहा है, वो दो एंगल वहाँ पे जनरेट कर रहा है। हम इन दो एंगल को जनरेट करते हुए देखते हैं कि इन दो एंगल को जनरेट करने से हमारे पास जो इनके अपने ज़ाती एंगल हैं, जैसे कि A, B और C, वो भी तो ऐसे ही बन रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे बन रहे हैं। मतलब कि हमारे पास उनके परपेंडिकुलर के एंगल सेम है, परपेंडिकुलर की साइड सेम है, और उसके अलावा हमारे पास वहाँ पे उनकी ट्राइंगल भी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे कि एंगल B, एंगल A और एंगल C तीनों के तीनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो डेफिनेटली ये ट्राइसेक्शन है और आपस में कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। जब हम इस चीज़ को प्रूफ यहाँ पे कर चुके होते हैं तो हमारा ये थ्योरम यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 से 4 थ्योरम थे। हर एक थ्योरम के अंदर थोड़ी सी डिफरेंस स्टेटमेंट थी, जो कि अल्फाजों का आप सिर्फ घिराव कह सकते हैं कि वो उसने चंद एक अल्फाज आगे पीछे किए हैं। मांग आपसे वो एक ही चीज़ रहा है कि उसके एंगल्स कैसे हैं, उसके साइड कैसे हैं, उनकी कॉन्ग्रुएंसी कैसी है, उसका कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसा है, मतलब अगेन एंड अगेन वही सब बातें हैं। अच्छा, एक चीज़ इस थ्योरम के अंदर हो, जब वो आपको तीनों की तीनों चीज़ें आपकी उन साइड से मांग लेता है, जैसे कि आपके पास वो कह रहा है कि कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देते हैं, तो डेफिनेटली आपने उसमें से साइड्स तीनों की तीनों, परपेंडिकुलर साइड्स और एंगल्स, ये सारे के सारे आपने इसमें से देखने होंगे और उन्हें 1 बाय 1 प्रूव करना होगा। हमारा ये वाला चैप्टर यहीं पे इख्तिताम होता है। इसके अंदर मैं 4 से 5 थ्योरम थे जो कि काफ़ी टफ थे और काफ़ी डिफरेंट थे। 1 बाय 1 हमने उन थ्योरम्स को कैटेगराइज किया, उनमें अल्फाज को समझा, उन अल्फाज की इंफॉर्मेशन को हमने गैदर्ड किया, उन्हें फिगर्स में कन्वर्ट किया और देखा कि इनको कैसे हम इंटरप्रेट करके हम वहाँ से क्या कंक्लूजन हासिल कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम इससे अगले चैप्टर के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए आपके इस टीचर को इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफिज़।